कि वहाँ बच्चे जो है बोरा लेकर आते थे और नीचे बैठ के जो है 18 बरस 20 बरस की बच्ची है और बोरा लेकर जो है नीचे बैठी हुई है। बहुत ख़राब लगता था कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी अलग अलग व्यवस्था है कुछ लोगों के लिए बैठने के लिए। कुछ बच्चे जो है इतने संवर सज के बैठते हैं और हम जो खास करके जो भारत गाँव का देश है वहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं जिसकी उम्र 18-20 साल है और बोरा लेकर घर से आते हैं। बहुत ख़राब लगा। मैंने एक संकल्प लिया कि मैं भी बच्चों के साथ ही बैठूंगा और इस तरह बैठा भी। अखबार में इस तरह की बातें आई कि ज़मीन पर बैठ के संस्कृत पढ़ाते हैं मुस्लिम शिक्षक। जब वहाँ गए तो देखे वहाँ शिक्षा एक्सप्रेस जो है वो ट्रेन की बोगी बनी हुई है जिसमें बच्चे बड़ा खुशीपूर्वक जो है वो जाते हैं उसमें और बैठते हैं पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं भी अपने यहाँ बनवाऊँ। तो वहाँ के पेंटर से बात किया समस्तीपुर से और वहाँ से पेंटर लाकर 40,000 रुपये में मैंने जो है वो ट्रेन की बोगी बनवाया। और एक बड़ा हमें लगता है ज़िले में इस तरह का ये आया, न्यूज़ आया, आकर्षक आया, लोग देखने आ गए, बहुत दूर से लोग आने लगे। खास करके उसको बताते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो चरित्र निर्माण है और अपने व्यवहार में परिवर्तन है। जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा, शिक्षा किसी के पास नहीं पहुंचेगा तो उसका चरित्र निर्माण नहीं होगा और चरित्र निर्माण नहीं होगा तो फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। खास करके मुस्लिम समाज में वो इलिटरेसी ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में उसमें बड़ा दिक्कत अभी हो रही है। या फिर जो छोटे तबके के जो लोग हैं जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ बहुत परेशानी हो रही है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आपको एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है अब्दुल कलाम और वो एक सरकारी स्कूल में संस्कृत के शिक्षक हैं। और ये हैं राजकीय मध्य विद्यालय तेतरिया पूर्वी चंपारण में और वहाँ पर ये संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। तो अब्दुल कलाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। रामकृष्ण गौतम महावीर और गांधी की तपोभूमि, साथ ही शिक्षा की उर्वर भूमि मुजफ्फरपुर में, खास करके फर्स्ट लुक बिहार के जो आप हैं दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। तो अब्दुल कलाम जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने संस्कृत भाषा को ही क्यों चुना? आप चाहते तो अंग्रेज़ी, फ़ारसी, कोई भी और दूसरी विदेशी भाषा ले सकते थे, लेकिन आपने संस्कृत को ही क्यों चुना? देखिए, ऐसा है, परिवेश बहुत मायने रखता है। परिवेश जो हमारे जहाँ मेरा जन्म हुआ है वो परिवेश जो था वो हमें लगता है उर्दू वाला परिवेश नहीं था, फ़ारसी वाला परिवेश नहीं था, वहाँ हिंदी वाला परिवेश था। और ऐसे में उस गांव में पढ़ने का मौका मिला और एक अच्छे गुरु मिल गए और जिसके लेके हमें लगता है कि अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, ये सभी विषयों से अलग संस्कृत में हमें शुरू से ही हमें लगता है कि काफ़ी मन लगा। और आगे चल के जब इंटर में मैं पढ़ने लगा तो वहाँ एक दास सर मिले कॉलेज में और जो हमें लगता है कि काफ़ी प्रेरित किए और हमें लगा कि हमारा जो है भविष्य संस्कृत हो सकता है। क्या अच्छा लगा आपको संस्कृत में? संस्कृत में खास करके जो श्लोक है या फिर वो कथा है या फिर उसका जो व्याकरण की बात है उसमें कर्ता क्रिया कर्म अलग अलग, मतलब जैसे अंग्रेजी में हम लोग करते हैं उसमें कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। और ऐसे में हमको लगा कि ये थोड़ा आसान है अंग्रेजी की तुलना में या फिर हिंदी की तुलना में, बहुत आसान है और ये बहुत अच्छा लगा। और नंबर भी काफ़ी आया, मैट्रिक में आया, इंटर में आया, ग्रेजुएशन में आया और यही कारण है कि संस्कृत के प्रति जो है काफ़ी रुचि। आपके बारे में एक बात मशहूर है कि आप ज़मीन पर बैठते हैं और अभी भी आप कुर्सी, मतलब पूरी दुनिया में जो हम जानते हैं कि राजनीति जो कुर्सी के प्रेम में पूरी दुनिया पागल है, वहाँ आप अभी भी कुर्सी को त्यागे हुए हैं अपने क्लासरूम में जहाँ पे आप बैठकर पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है कि जब शुरुआती दौर में जब मैं विद्यालय ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैं शिवहर ज़िला में था, वहाँ कुछ काम किया। पिपराड़ी ब्लॉक में कुआमा मध्य विद्यालय था, लेकिन वहाँ से नज़दीक में मेरा हुआ 2013 में बहाली हुई थी
और 34 ब्लॉक में मैं अप्लाई किया था। 3400 ब्लॉक से हमारा लेटर आया था, ज्वाइनिंग लेटर। और कहीं तो एक ही जगह काम करना था, तो तेतरिया में मुझे मौका मिला जो 20 किलोमीटर पर था, तो वहाँ काम करने लगे। और ऐसा लगा कि वहाँ बच्चे जो है बोरा लेकर आते थे और नीचे बैठ के जो है 18 बरस 20 बरस की बच्ची है और बोरा लेकर जो है नीचे बैठी हुई है। बहुत ख़राब लगता था कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी अलग अलग व्यवस्था है कुछ लोगों के लिए बैठने के लिए। कुछ बच्चे जो है इतने संवर सज के बैठते हैं, और हम जो खास करके जो भारत गाँव का देश है, वहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं जिसकी उम्र 18-20 साल है और बोरा लेकर घर से आते हैं, बहुत ख़राब लगा। मैंने एक संकल्प लिया कि वो मैं भी बच्चों के साथ ही बैठूंगा, और इस तरह बैठा भी। अखबार में इस तरह की बातें आई कि ज़मीन पर बैठ के संस्कृत पढ़ाते हैं मुस्लिम शिक्षक, और हमें लगता है कि हमारे यहाँ जो दिनेश प्रसाद उस समय विधायक थे, सम्मानित थे, वो विधानसभा में इस बात को उठाए, और जिसके लेके हमें लगता है कि सरकार को जो है एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा और सभी विद्यालयों में बेंच डेस्क की व्यवस्था जो है करनी पड़ी, जो हमें लगता है 2023-24 में हमें लगता है कि अब सरकारी विद्यालय में बेंच डेस्क की कमी नहीं है। लेकिन चूँकि संकल्प बहुत पुराना है, इसलिए आज भी हमें लगता है कि अब तो नीचे बैठ के नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी धूप इस समय जब बच्चे बैठते हैं बाहर घास पर या बोरा पर, छत पर, तो नीचे पे उसके साथ बैठते हैं। और नहीं तो हमें लगता है 12 साल से अभी हम खड़े होकर या बैठ के ही पढ़ाते हैं, हम कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। तो ये चूँकि आपने एक संकल्प ले लिया था, बच्चों को बेंच मिल गया है, लेकिन अभी भी आप खड़े होकर पढ़ाना प्रेफर करते हैं, कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं करते। इसके अलावा एक बात है कि आपका विद्यालय चर्चा में आया, और जैसे आपने बताया कि विधायक जी ने इस मैटर को उठाया था विधानसभा तक, वो कैसे संभव हो पाया? सबसे बड़ी बात है कि विधायक जी जो हमारे पड़ोसी हैं और काफ़ी उनसे लगाव है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा ही मित्र होता है। तो वो जो क्वालिटी हमें देखे और इसके लेके जो है उनसे मिलना, उनसे संपर्क में हमेशा रहे। और जब वो पेपर में जब इस तरह का न्यूज़ आया तो वो बहुत गंभीर होकर जो है इसको देखे, और हमें लगता है काफ़ी संवेदनशील हुए और इस बात को उठाए, और इसका असर हमें लगता है कि 77,000 विद्यालय को इसका अवसर मिला कि सभी जगह बेंच डेस्क हो गया। इसके अलावा एक चर्चा आती है शिक्षा एक्सप्रेस। तो ये शिक्षा एक्सप्रेस क्या है, इसके बारे में तो आप बताएं ही, साथ इसकी शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसके बारे में भी जान। 2019 में एक नंदिनी विद्यालय है समस्तीपुर का, वो काफ़ी फेमस हुआ था बिहार में, और ऐसे में राम प्रवेश ठाकुर वहाँ के प्रधानाध्यापक थे। विद्यालय को घूमने का मौका मिला, विजिट करने का मौका मिला। वाकई जो है हमें लगता है सरकारी विद्यालय की बात होती है तो नंदिनी की बात होती है समस्तीपुर में। वाकई बहुत सुंदर है। वहाँ जो बच्चों को बैठने का जो सलीका है, खाना खाने का सलीका MDM का है, बहुत अच्छा लगा। और जब वहाँ गए तो देखे वहाँ शिक्षा एक्सप्रेस जो है वो ट्रेन की बोगी बनी हुई है, जिसमें बच्चे बड़ा खुशीपूर्वक जो है वो जाते हैं उसमें और बैठते हैं, पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं भी अपने यहाँ बनवाऊँ। तो वहाँ के पेंटर से बात किया समस्तीपुर से, और वहाँ से पेंटर लाकर 40,000 रुपये में मैंने जो है वो ट्रेन की बोगी बनवाया। और एक बड़ा हमें लगता है ज़िले में इस तरह का ये आया, न्यूज़ आया, आकर्षक आया, लोग देखने आ गए, बहुत दूर से लोग आने लगे कि शिक्षा एक्सप्रेस क्या है। काफ़ी लुभाया, और बच्चे भी काफ़ी, हमको लगता है कि शुरुआती दौर में कम में नामांकित थे, नामांकन भी काफ़ी बढ़ गया इसके लेकर जो है। और यही है कि वो 3 महीने पर उसको पेंट करना पड़ता है, और अभी भी हमको लगता है कि उसको देखने के लिए शिक्षा एक्सप्रेस जो है हमेशा लोग आते हैं। और शिक्षा एक्सप्रेस में बैठ के बच्चे जो है काफ़ी खुश होते हैं और उनको पढ़ने में भी मन लगता है। और जैसा कि हम लोगों में इस्लाम धर्म से हम आते हैं, तो हम लोगों में एक परंपरा है कि अपने जो असली कमाई है उसका कुछ प्रतिशत यानी 2.5% की चर्चा होती है, 40वां भाग की चर्चा होती है कि अच्छे कामों में खर्च करना है या फिर जो ऐसे दबे कुचले लोग हैं उस पर खर्च करना है। तो हमें लगता है कि विद्यालय से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हमें लगता है कि अपने वेतन का 10 से 25% राशि मैं प्रत्येक महीने में विद्यालय पर खर्च करता हूँ, और जिसके कारण ही हमें लगता है कि विद्यालय बहुत सुंदर है। मतलब
ये एक ऐसा अभियान जिसमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप जो है वो धार्मिक, सैद्धांतिक हर तरह का संदेश दे रहे हैं इसमें। इसके अलावा आपके बारे में एक और बात प्रचलित है कि आप सैद्धांतिक शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा भी देते हैं। तो इन दोनों शिक्षा के बारे में और इसके महत्व के बारे में भी हमारे दर्शक। चूँकि मैं पहले ही कहा कि अपने वेतन का कुछ पैसा बच्चों पर खर्च करते हैं, तो स्वाभाविक है जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत है, किसी को चप्पल नहीं है और वो ऐसे ही आता है, उसको हो सकता है उसको पीड़ा हो सकती है, किसी को कपड़े नहीं है, किसी को लेखन सामग्री नहीं है, तो इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अब अमीर का बच्चा ही पढ़ेगा, बैग वाला का बच्चा ही पढ़ेगा, बैग से आएगा, बैग लेकर आएगा, कॉपी कलम लेकर आएगा, किताब लेकर आएगा, अच्छे लिबास में आएगा, वही पढ़ेगा। ये ऐसे हमारे विद्यालय में नहीं है। जो भी है, गरीब बच्चा भी आएगा, चप्पल वाला आएगा, जूता वाला आएगा, सब पढ़ेगा। और ख़ास करके उसको बताते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो चरित्र निर्माण है और अपने व्यवहार में परिवर्तन है। जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा, शिक्षा किसी के पास नहीं पहुंचेगा, तो उसका चरित्र निर्माण नहीं होगा, और चरित्र निर्माण नहीं होगा तो फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। खास करके मुस्लिम समाज में वो इलिटरेसी ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में उसमें बड़ा दिक्कत अभी हो रही है। या फिर जो छोटे तबके के जो लोग हैं, जहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ बहुत परेशानी हो रही है। तो प्रयास हम करते हैं कि अगर वो शिक्षा के लिए आता है 6 घंटे 7 घंटे के लिए, तो पूरे मनयोग से काम करे। एक एक टॉपिक को मैं बच्चे को कहता हूँ कि 12 टॉपिक 14 टॉपिक अगर किसी किताब में है, अगर वह 1 महीने में 2 टॉपिक अगर ठीक से काम करेगा, ठीक से वो पढ़ेगा, तो हमें लगता है कि 6 महीने में जो है उसका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा और 6 महीना में फिर रिवाइज होगा। उसको जो है, हम एक बात हमेशा बच्चों को कहते हैं कि उसको 12 साल ही पढ़ना है। पहला से लेके अगर 12th तक अगर पूरी ईमानदारी से पढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में वो IAS बन सकता है। और इसके लिए जो है वो बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, बड़े लिबास की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए उसको हम सूत्र बताते हैं, D+C=P। D मतलब है डिसिप्लिन, C मतलब कॉन्फिडेंस और P मतलब पर्सनालिटी। माने पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए वो अनुशासन में रहे, कॉन्फिडेंस उसका जो है पूरा एकदम हाई लेवल का रहे। तो ऐसी स्थिति में वो गरीबी कोई कारण नहीं बनेगा, उसकी लिबास कोई कारण नहीं बनेगा, उसका वो जो मरे में रहता है वो कारण नहीं बनेगा, कोई कारण नहीं बनेगा। व्यक्तित्व उसका अच्छा बनना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि जो सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपके विद्यालय में कलाम रसोई चलती है, ये कलाम रसोई क्या है? ऐसा है, ये वहाँ पर एक महेश सर हैं और उनकी बात हुई कि ऐसे बच्चे जो हो सकता है कि 6:30 में जो बच्चे आते हैं उनके घर पर चूल्हा नहीं जला हो, उनके घर पर खाना नहीं हो, या फिर 9 बजे बच्चे जो आते हैं हो सकता है उसके घर पर किसी कारण से अगर खाना नहीं बना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर डे जिस समय चलता है तो 12:30 में भोजन मिलेगा, तो उस समय तक वो कैसे रहेगा। और 6:30 से अगर क्लास स्टार्ट होगा तो 9 बजे के आसपास 9:30 तक अगर भोजन मिलेगा तो वह भूखे कैसे जो है पढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं उसके लिए बिस्किट रखा जाए, सत्तू रखा जाए, चूड़ा चीनी रखा जाए, और जो दही चूड़ा खाना चाहेगा दही चूड़ा भी रखा जाए। ऐसे 10-15 बच्चे, 5 बच्चे ऐसे रोज़ होते हैं, क्योंकि पूरे दियर हमको लगता है पूरे गांव से में जो विद्यालय है पूरे गांव में है, तो 5 बच्चे, 2 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत भूखे होते हैं। हमारा एक छोटा सा रूम है अलग एक, जिसमें लाइब्रेरी भी है, तो उसमें ये सब सुविधाएं रहती है। ऐसे जो बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि मतलब भूख लगी है, तो वहाँ एक पांडव की टीम है, 5 बच्चों का एक टीम हम बनाए हुए हैं, वो उससे मिलता है और जो पसंद करता है वो खा लेता है और फिर अपने क्लास में चला जाता है। तो ये एक बड़ा ही सुंदर सा शिक्षा का माहौल है जहाँ पे कि बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित और उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि वो भूखे ना रहें, और मतलब एक तरह से ये उनके पोषण का भी ध्यान रखा गया, क्योंकि सारी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं जो कलाम रसोई में रखी जाती हैं। आपने जो माहौल बना के रखा है, हमारे पूरे देश को इस तरह के शिक्षा के माहौल की ज़रूरत है, विशेष रूप से जो सरकारी विद्यालय हैं। मैं अंत में ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहें? देखिए, शिक्षक चूँकि हमारी बात से काफ़ी खफा होते हैं, चूँकि मैं तो पैसा खर्च करता हूँ
और पैसा खर्च करता हूँ तो स्वाभाविक है मेरा चर्चा भी होता है। मैं 3 चीज़ें खर्च करता हूँ, दिमाग को भी खर्च करता हूँ कि कल क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चे जो है अच्छे ढंग से हमारी बात को समझेंगे। दूसरा है कि हम समय भी देते हैं, स्कूल के बाद भी अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर हमारा ज़ाया हो गया तो ये नहीं, चूँकि वो बच्चों के लिए हमारा कुर्बान है, हम उसके लिए देते हैं। और थोड़ा बहुत पैसे की भी ज़रूरत होती है तो बच्चों पर खर्च करते हैं। स्वाभाविक है, चर्चा होती है। 31 पुरस्कार हमको लगता है देश दुनिया से हमें अभी तक मिले हैं। और ऐसी स्थिति में हम शिक्षकों को कहना चाहेंगे कि थोड़ा अलग, शिक्षक का जो काम है थोड़ा अलग है, चूँकि राष्ट्र निर्माण हम कर रहे हैं और हम बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे, बच्चों के साथ अगर धार्मिक चीज़ों को ले जाएंगे, जातीय चीज़ को ले जाएंगे, या फिर गरीबी अमीरी मोटा पतला ये सब अगर थोड़ा अगर करेंगे तो स्वाभाविक ये सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इसीलिए, और सेकंड बात कि सरकार जो है कम पैसा तो दे नहीं रही है, बहुत पैसा दे रही है। खास करके अगर 5,000 10,000 निजी विद्यालय कोई देता है, उसमें कितना सुंदर से वो बच्चा पढ़ता है, अंग्रेजी बोलता है, और हम लोग को तो 50,000 45,000 रुपया अब सरकार दे रही है। और ऐसी स्थिति में अगर हम काम नहीं करें, हम उसको पढ़ाएं नहीं, उसको होमवर्क नहीं दें, उसको हम CW नहीं देते तो ये तो बहुत ख़राब बात है। तो ऐसी स्थिति में हम शिक्षक हमसे खफा भी होते हैं, लेकिन उनको अंत में हमारी बात को माननी पड़ती है। उनको हमेशा इस बात को कहते हैं कि शिक्षक की जो परिभाषा है, कम से कम पढ़ के आइए आप लोग। कहते हैं कि शिक्षक की जो परिभाषा है उसमें वो कहा जाता है कि शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो, सबको शिष्ट बनाने का, क्षय करता दानवता मानवता हक बिकसाने का, करता रहता कर्म निरंतर, छात्र हित सध जाने तक, जगती तल पर ऐसे जन को है शिक्षक कहलाने का। और फिर उनको ये भी कहते हैं कि अच्छे शिक्षक के ओठों पर मुस्कान देखना, उनके पास थोड़ा सा ईमान देखना, कौन रखवाला इस शिक्षा का कौन दुश्मन, जान कर न खुद को अनजान रखना, ज़िंदगी ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, साथ में एक अच्छे शिक्षक की पहचान रखना, एक अच्छे शिक्षक की पहचान रखना। चलते चलते ये हम कहना चाहेंगे कि जिन पलों में हंस सके हम, टीचर को हम ये बताते हैं कि अगर कोई काम करना है तो पूरे मनयोग से कीजिए, तब हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। जिन पलों में हंस सके हम, उन पलों को खोए क्यों, जिन पलों में हंस सके हम, उन पलों को खोए क्यों, जीना है तो पूरा जीना, मरना है तो पूरा मरना, बहुत कठिन है इस दुनिया में, आधा जीना आधा मरना। बहुत सुंदर। ये जो बातें हैं ये कितनी ज़्यादा मोटिवेटिंग है, वो चाहे विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, या हम लोग जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं, कि जीना है तो मतलब मुस्कुराहट के हर एक पल को हमें मुस्कुराकर जीना चाहिए, और जीना है तो वो भी खुशी के साथ, एक दृढ़ निश्चय और किसी सब पक्के इरादे के साथ जीना चाहिए। इसके अलावा अब्दुल कलाम जी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनका एक ये मुझे लगता है कि उनकी एक इच्छा ज़रूर होगी कि आप एक मुस्लिम होकर के एक संस्कृत के शिक्षक हैं, तो आपके मुंह से वो संस्कृत श्लोक कुछ सुनना चाहेंगे। बच्चे को मैं बताता हूँ, हमेशा रोज़ कहता हूँ, हमें लगता है ये तकिया कलाम मेरा हो गया है। बच्चों को रोज़ यही बात कहता हूँ कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। मैं कहता हूँ, उसको रोज़ बताता हूँ कि अगर आलस करोगे, नहीं पढ़ोगे, कोई चीज़ में ध्यान नहीं लगाओगे, आलस करोगे तो विद्या नहीं होगा, और विद्या अगर नहीं होगा तो धन भी नहीं होगा, और धन नहीं होगा तो तुमको अच्छा मित्र नहीं मिलेगा, और तुमको अगर अच्छा मित्र जीवन में नहीं मिलेगा तो तुम कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अभी बताया इन्होंने कि जो संस्कृत के श्लोक के माध्यम से बताया कि अगर जिसके पास विद्या ना हो, अच्छा दोस्त, तो उसके पास किस तरह से और भी जो चीज़ें हैं लाइफ में, वो चीज़ें भी धीरे धीरे उसके पास नहीं रह जाती हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए, ये जितनी मोटिवेशनल बातों के लिए, अब्दुल कलाम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि हमारे जो भी दर्शक देख रहे होंगे, जो भी शिक्षक देख रहे होंगे, वो आपके जीवन से और आपकी शिक्षा पद्धति से प्रेरणा लेकर के उसी तरह से अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद है, खास करके फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। इसी के साथ अब देते हैं इस चर्चा को यहीं पर विराम। आप देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।